आज इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र जी जैसे शिक्षक जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को बनाया, गढ़ा, वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में जिंदा रहेगा। वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम में, उनके एथिकल सिस्टम में, उनके विचारों में और उनके कामों को आगे बढ़ाने में वो जिंदा रहे। पुष्पेंद्र शरीर से चले गए हैं, लेकिन अपने विचारों के साथ, अपनी यादों के साथ और अपने विद्यार्थियों के जरिए जो उन्होंने बनाया है वो हम सब के सामने है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी इस विचार यात्रा को, उनके इस काम को, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जो कुछ किया और जिस तरह से उनको गढ़ा और उनको बनाया और उनके साथ 24 घंटे का संबंध रखा, सालों का संबंध रखा, उनके जाने के बाद भी विद्यार्थी निकल गए और आज भी आपको याद करते हैं, आपसे कंफर्ट ये फील करते हैं कि आपसे वो बात कर सके 15 साल बाद भी, जैसा कि बताया इन्होंने। तो मैं समझता हूं कि एक शिक्षक एक संस्था बन गया। उस संस्था ने अपने साथ जो विद्यार्थियों का पूरा परिवार बनाया है, उस परिवार में ये एक शोक की घड़ी है। कई बार शोक हमको बहुत कमजोर भी करता है, पर हमें ये लगता है कि उनके विद्यार्थियों की, उनको चाहने वालों की, उनके काम से जुड़े रहने वाले लोगों की के बीच में जो संबंध है, उनकी याद को हमेशा जिंदा रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक छोटी सी पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इस दुख के समय में, इस शोक के समय में सर्वेश्वर ने लिखा था, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, केवल अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। आप सभी विद्यार्थी, उनको चाहने वाले, उनके जो सपने थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो समझ थी, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, उसके साथ खड़े रहें, उसको आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं पुष्पेंद्र जी के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी श्रद्धांजलि यही होगी। पुष्पेंद्र जी को मैं अपनी तरफ से एक शिक्षक के नाते, उनके साथी के नाते, उनके एक सीनियर के नाते भी अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आप सब लोगों को इस दुख की घड़ी में, आप सब के साथ हम खड़े हैं। आप सब लोग अकेले नहीं हैं इस दुख में। जब सब साथ हैं, सब मिल करके खड़े हैं, तो हम अपना दुख कम कर सकते हैं। जैसा कि अभी आनंद प्रधान सर ने कहा और हम थोड़ी देर पहले शायद उसी मूल्य की बात कर रहे थे कि पीपी सर होने का मूल्य क्या है। इस शहर ने बहुत से शिक्षक देखे हैं, लेकिन आप में से आगे भी जो लोग आएंगे शायद उसको जोड़ पाएं उस सिलसिले को कि कहाँ एक शिक्षक के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी होर्डिंग नहीं देखे, कभी मैंने एक शिक्षक के लिए इतने लोगों को उमड़ते नहीं देखा। और बहुत सारे लोग जो दिल्ली में हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि, और उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कहा कि दयाशंकर, हमने कभी शिक्षक की अंतिम यात्रा में इतने लोगों को नहीं देखा। और जब भी वो दिल्ली आए, जिससे वो मिले एक बार, तो वो उन्हीं के हो गए। मुझे लगता है वो मूल्य क्या है, वो प्यार क्या है, दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होना क्या है, वो सब हम लोगों को अभी सीखना बाकी है। मैं बातचीत के क्रम में डॉक्टर विजय बहादुर
सिंह को बुलाना चाहूँगा। और जिस दिन सर चले गए उस दिन सर ने, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था आपसे कि सर ने मुझे कहा, हम सब साथी जो उनके पास गए थे उन्हें कहा कि दयाशंकर और सभी लोग, हम जितने लोग थे उनके पास, कि याद रखना कि पीपी सिंह होने का अर्थ क्या है, वो मूल्य क्या है, ताकि उनके विचारों को आगे लेके जाओ, ताकि उनको सदा के लिए अपने बीच में हम बना पाएँ। हम डॉक्टर विजय बहादुर सिंह सर से गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और इस शोक की घड़ी में हमें आगे का रास्ता दिखाएं। उनके जाने की खबर मुझे मेरी एक छात्रा ने दिया था, तो कुछ देर बाद मैंने फेसबुक पे वही बात लिखी जो अभी बादल सरोज कह रहे थे, और वो अभी फेसबुक पर है वो बात। वो मरे नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि इसके अलावा उनकी जिंदगी और किसी रास्ते को चुन नहीं सकती थी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सत्ताएं और समाज, इनका कोई मानवीय और मूल्यगत रिश्ता भी होता है कि नहीं होता, और जब ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं तब सत्ताएं भले बची रहें, समाज नहीं बचता है। आज तो खैर प्रसंग दूसरा है और मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा। आनंद प्रधान जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो मैं भी कहता रहा हूँ, और जिसे भी अपनी सामाजिक परंपराओं का, जीवन के मूल्यों का कुछ भी थोड़ा बहुत अंदाज है, वो सारे के सारे पागल लोग ये सब बातें कहते रहे। तो हम कोई नई बात नहीं कह रहे। तो उस स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि अब बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे शिक्षकों का होना, जो शिक्षक अपने आप में पूरे की पूरी एक संस्था हो। काफ़ी पहले मैंने किताब लिखी शिक्षा पर, वैसे तो मैं साहित्य पर लिखता हूँ, लेकिन मेरे मन में हुआ कि मैं लिखूँ, तो मैंने सोचा इसका शीर्षक क्या रखूँ। तो मैंने उसका शीर्षक रखा, आओ खोजें एक गुरु। तो मेरे एक दो मित्रों ने कहा कि शिक्षा पर लिख रहे हो, ये क्या मतलब है इसका। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि गांधी जी कहते थे कि शिक्षा संस्थाएं बिल्डिंगों से, टेबल और कुर्सी से नहीं पहचानी जाती रही इस देश में। इस देश में हमेशा गुरुकुल रहे हैं, और वे किसी भी विश्वविद्यालय से बड़े गुरुकुल रहे हैं। तक्षशिला गुरुकुल ही था, नालंदा गुरुकुल ही था। तो जब गुरुकुल में गुरु ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंगें क्या कर लेंगी। आजकल तो इसका बहुत जोर है बाजार में, तो इसलिए बिल्डिंगें तो खूब चमक रही हैं, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि अध्यापक नहीं है वहाँ, गुरु नहीं। ये सबसे बड़ी चिंता है, जिसे कोई भी संवेदनशील सत्ता में अगर हो तो समझ सकते। मैं जब यहाँ आया था तो मैं तो प्राइवेट कॉलेज में ज़िंदगी भर रहा, और चुन के रहा कि सरकार में घुस गए तो सिवाय सीनियरिटी जूनियरिटी के कुछ होगा नहीं। तो एक ही साल में मैं लेक्चरर के बाद प्रमोट हो गया, फिर 7 साल में मैं प्रोफेसर हो गया, और मुझे जो करना था मैंने किया, और मुझे पूरा संतोष है। तो इसलिए
आज जब ये लोग अपने गुरु की याद कर रहे हैं तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है सूरसागर का और श्रीमद् भागवत का, कि हर गोपिका ये समझती थी कि कृष्ण हमारे ही हैं। ये श्रीमद् भागवत का जो रास वाला रूपक है उसमें आप देखिए किसी एक को ये नहीं लग रहा है कि ये कृष्ण हमारे नहीं हैं। तो सच बात तो ये है कि पुष्पेन जी जिस रूप में अपने छात्रों में व्याप्त थे, हालांकि ये शब्द थोड़ा मैं भारी कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राय ब्रह्म वगैरह के लिए किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो व्याप्त थे, कि वो हर आदमी के लिए अपने थे, हर शख्स के अपने थे, और वो जीते थे उसे और उन्हें जीना सिखाते थे। आचार्य हयाई साध द्विवेदी ने एक निबंध में लिखा कि जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में। बहुत सारे लोग जीते तो हैं, लेकिन उन्हें यह जिंदगी भर समझ में नहीं आता प्राण ढालना होता क्या। लता मंगेशकर का नाम लेते ही किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि लता मंगेशकर करती क्या थी। बहुत सारे लोगों को बार बार ये बताना पड़ता है कि हम करते क्या। वो इसलिए बताना पड़ता है कि उनका करना लोक में पहचाना ही नहीं गया, और जब किसी का करना लोक में पहचाना ही नहीं जाए तो उसे मान लेना चाहिए कि वो कर नहीं रहा है, सिर्फ दिख रहा है, हो नहीं रहा। एक बार इलस्ट्रेटेड वीकली में ऐसे कैप्शन छपे थे कि ये हैं और ये दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग दिखते हैं, होते नहीं, होना बहुत कठिन काम है। तो पुष्पेन जी दिखते नहीं थे, होते थे। कभी कभी रात को 11 बजे 10:30 बजे अचानक फोन आ रहा है, सर ये शब्द ठीक है कि नहीं। तो मैं कहता था अभी आप सोए नहीं? अरे सर सोऊं कहाँ, अभी तो ऑफिस में बैठा हूँ। तो हमने कहा कि आप प्राण ले देंगे वहाँ? नहीं नहीं, वो सुबह मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और वहाँ ये देना, और अभी तैयार करके तो रात में तैयार हो जाएगा तो फिर सवेरे लग जाएगा। ऐसा कई बार हुआ। तो मुझे लगता था कि ये कर क्या रहे हैं, और इतनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। तो निष्ठा भी कभी कभी गरीब कीमतें मांगती है, और उसने कीमत ली। तो कभी कभी यह है कि जीते ज़्यादा वे लोग हैं जिनको किसी निष्ठा की कोई चिंता नहीं, और मरते जल्दी वे हैं जिनके बारे में हमारी परंपरा में कहा गया कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम। क्षण भर मुहूर्त भर में भभक कर जलना जिंदगी पर धुधुआने से लाख गुना अच्छा है। तो ये स्थिति है। तो खैर बादल जी ने कई लोगों का नाम लिया, सागर के छात्रों का। संयोग से मैं भी सागर का ही छात्र हूँ। खैर ये लोग तो बेचारे बहुत जूनियर थे मुझसे। उपल जी भी मुझसे 2 साल पीछे थी। तो उस स्थिति में वहाँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि अध्यापक को कैसे होना चाहिए। कई बार मुझसे ये पीयूष दयाशंकर, हालांकि ये मेरे पीयूष तो खैर मेरा छात्र था, इसको मैंने 3 साल वहाँ भी पढ़ाया है, एक्सीलेंस में भी, और ये मेरी क्लास में तो बैठता था, लेकिन कई दूसरी क्लासेस में ये मेरे उठते ही उठ भी जाता था। एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि मुझे इससे कहना पड़ा कि भाई ये क्या करते हो। तो इसने कहा कि सर कुछ मिलता नहीं।
अब पता नहीं ये लोग क्या पाना चाहते हैं किसी अध्यापक से, लेकिन बेचारा अध्यापक कभी जिंदगी में समझ नहीं पाता। वो परीक्षा में जो प्रश्न आते रहते हैं उनको पढ़ाता रहता है, वो कभी नहीं बता पाता कि जिंदगी में इससे कठिन सवाल आने वाले हैं जिसका सामना तुम्हें करना है। तो इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि पीयूष जैसे अध्यापकों का होना एक प्रकार से एक उम्मीद की तरह था, एक आशा की तरह था। और इन लोगों ने जितनी मुझसे बातें की हैं उनको लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जब हम पुष्पेंद्र पाल जी को इस तरह याद करने के क्रम में उन मूल्यों को बचाए रख सकें समाज में जिन मूल्यों से कोई समाज बचता है। और वो कोशिशें हम लोग करते रहेंगे। दयाशंकर हैं, पीयूष हैं और भी उनके दूसरे बात साथी हैं। इस वक्त तो हम लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे के मन की बात को शेयर कर रहे हैं कि देखें तो इसमें से निकलता क्या है, क्योंकि उनको हम बचा तो नहीं सके, लेकिन अभी उनके बचाए जाने के रास्ते हमारे पास हैं। अब चुनौती हमारी है कि हमारी योग्यता कितनी है। धन्यवाद। जैसा कि अभी सर ने कहा कि शोक की घड़ी है, लेकिन हम सब एक सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए इस बात को दोहराया जाना ज़रूरी है कि उनके मूल्य क्या थे और उन मूल्यों को आगे कैसे ले जाना है। अभी इस बारे में हालांकि बहुत प्राथमिक रूप से सहमतियां हमारे बीच बनी हैं, फिर भी आप सब लोगों की उपस्थिति में मैं अपने मित्रों, अध्यापकों और डॉक्टर विजय बहादुर सिंह सर की तरफ से एक छोटी सी, कह लीजिए कि शायद घोषणा कह लीजिए या प्रस्तावना कह लीजिए, आप सबके सामने कहने जा रहा हूं या उसको आपके सामने विमर्श के लिए लेके आ रहा हूं। और वो ये है कि हम लोगों ने बुनियादी तौर पर तय किया है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं अभी, कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर पीपी सिंह सर स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार उनके जन्मदिन पर देंगे। ये उनका जन्मदिन 8 अक्टूबर को आता है और हम सब लोग उस दिन ये पुरस्कार की योजना बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अभी इस पर बहुत सारी बातचीत करेंगे और आप सब लोगों के सुझाव आएंगे और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में देश भर से एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए उल्लेखनीय काम किया हो, जिसने अपनी सीमाएं तोड़ के समाज तक जाने की कोशिश की हो। हमारे बीच अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। सभी यहाँ आदरणीय और पुष्पेंद्र जी के परिवार के सदस्यगण, शुरू में कहना चाहता हूँ कि जो आपने राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कही है, मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सबका समय आता है, ये तो ईश्वर की आज्ञा है, पर असमय हमारे बीच में कोई ना रहे,
भी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवल अपने प्रदेश का, अपने प्रोफेशन का ही नाम देश भर में रोशन नहीं किया, पर उन्होंने हजारों, पता नहीं कितने हजारों पत्रकार क्षेत्र में जन्म दिया। ऐसे व्यक्ति, उनके बारे में क्या कहा जाए। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनसे, जब मैं मुख्यमंत्री था, काम करने का भी अवसर मिला। और मुझे आश्चर्य होता था कि मैं सोचता था कि मैं बहुत घंटे काम करता हूँ, पर मेरे सामने बैठे थे जो 24 घंटे काम करने वाले थे। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया छात्रों को, पत्रकारिता क्षेत्र को ही नहीं, पर एक नई पीढ़ी को। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम सीखते हैं केवल क्लासरूम में नहीं सीखते। सबसे बड़ी चीज पुष्पेंद्र जी की थी पढ़ाने की नहीं, पर ज्ञान देने की। ज्ञान और क्लासरूम में अंतर होता है। वो ज्ञान देते थे क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम के अंदर। ये आज खूबी कितने शिक्षकों में है। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, और उन्होंने कहा कि अपने देश में सामाजिक मूल्य टिके रहे। मैंने कहा क्यों? कहते ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये सामाजिक मूल्यों की पटरी से फिसल गई है। कितनी सच्चाई थी उनकी बात कि नई पीढ़ी, आज जो इंटरनेट, सोशल मीडिया की पीढ़ी है, वो किस तरह अपना एक रास्ता अपना रही है। ये अपने देश की सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ, शक्ति है हमारे सामाजिक मूल्यों की। कौन से देश में ऐसे सामाजिक मूल्य हैं? कौन से देश की ऐसी संस्कृति है? ये संस्कृति को ताकत देने के लिए, को कायम रखने के लिए पीपी जी ने अपने जीवन में क्या नहीं किया। हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, आज इतनी विभिन्नता अपने देश में, हम भूल जाते हैं। हम अपने मोहल्ले के बारे में कभी सोचते हैं, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, पर देश की विभिन्नता, अनेकता कितनी है। और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। मैंने खुद विदेशों में सुना कि हमें तो ताज्जुब होता है भारत की ओर देख के। इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने त्योहार, इतनी देवी देवता। कोई ऐसा देश विश्व में है? और इस विभिन्नता और इस अनेकता के बावजूद हम जब एक झंडे के नीचे खड़े हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। और यही संस्कृति के रक्षक हमारे पीपी जी थे। इन मूल्यों के रक्षक पीपी जी थे, जो क्लास में नहीं, पर ये ज्ञान क्लास के बाहर देते थे। और यही हमारे सामने, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनकी जो सोच थी, इस सोच के हम रक्षक बने। वो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण थे। ऐसे उदाहरण जो मैं सोचता हूँ कम है। अभी कहा गया कि गुरु बिल्डिंग है, पुताई अच्छी है, लाइट पंखे अच्छे हैं, पर अंदर क्या है? टेबल और कुर्सी से क्या हमारी संस्थाएं बनती है? ये बात आज के दिन कितनी सच है, कितनी सच है।
हम इसी में खुश फोटो लेके फोटो लगा के खुश हो जाते हैं। कितनी अच्छी संस्था है, हमारा नापदंड बन गया है, कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, कितने उसमें एयर कंडीशनर है, ये हमारा नापदंड बन गया। इस गलत रास्ते पर हम ना चलें, हम अपने सोच को सुधारें, अपने नापदंड को सुधारें। यही मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बीबी जी को दे सकते हैं। मैं इस दुखद समय में उनके परिवार को, उनके साथियों को, उनके विद्यार्थियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़े सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार और उनके साथियों को ईश्वर शक्ति दे इस दुख से निकाले।